तो आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करते हैं जो किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो सिर्फ मसालों और मुनाफे का कारोबार करने भारत आती है, और देखते ही देखते वो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाजार से बाहर फेंकती है, लोकल सरकारों को गिरा देती है और आखिर में पूरे देश पर ही कब्जा कर लेती है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और आज हम स्रोतों के आधार पर इसी के प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी रणनीतियां थीं, लड़ाई, धोखा, कूटनीति, हाँ, जिनका इस्तेमाल करके इस कंपनी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, और फिर जब वो अपने शिखर पर थी तो उसके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और संगठित विद्रोह कैसे खड़ा हुआ। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए तो सब थे, पर ऐसा क्या खास था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि वो इस रेस में सबसे आगे निकल गई। चलिए ऐसी प्रार्थों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1498 में, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इससे सिर्फ एक खोज की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में यूरोप के लिए भारत के साथ व्यापार का एक नया, मतलब बेहद मुनाफे वाला समुद्री रास्ता खुलना था। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया था और हर कोई इसका फायदा उठाना चाहता था। बिल्कुल। और इस नई बाजार में, जहां तक मैंने पढ़ा है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी धाक जमाने की कोशिश की। उनकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ये क्या थी? सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती है। देखिए, ये एक बहुत सीधी और असरदार रणनीति थी। उनके गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा का मानना था कि जमीन पर कब्जा करने से बेहतर है समंदर पर कब्जा करो। मतलब ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करो। एग्जैक्टली। अगर हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर आपका कंट्रोल है तो व्यापार आपके कंट्रोल में है, और मुनाफा भी। लेकिन भारत में उनकी असली जड़ें जमाई अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने, जिसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। हाँ, और गोवा उनके लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत में उनका एक परमानेंट हेडक्वार्टर बन गया। और ये भी कमाल की बात है कि पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा से सबसे आखिर में गए। सही बात है। खैर, तो बाजार खुल गया, पुर्तगाली आ गए, लेकिन जल्द ही मार्केट में भीड़ बढ़ने लगी होगी। बिल्कुल। डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, और 1600 में रॉयल चार्टर लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी मैदान में उतर गई। शुरू में तो वो मुगल दरबार में जहांगीर के सामने अर्जियां लगा रहे थे। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो जैसे दूत भेजकर बस व्यापार करने की रियायतें मांग रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट वॉरफेयर था। कंपनी ने अपनी हॉस्टाइल टेकओवर की रणनीति कैसे शुरू की, एक एक करके सबको कैसे निपटाया? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही मेथोडिकल तरीका अपनाया। उन्होंने सबको एक साथ चुनौती नहीं दी। पहला निशाना बने पुर्तगाली। अच्छा। 1612 में स्फाली की लड़ाई में उन्होंने पुर्तगालियों की नौसेना को हराकर ये साफ कर दिया कि समंदर का नया बॉस कौन है। बस पुर्तगाली साइडलाइन हो गए। एक कॉम्पिटिटर बाहर। फिर किसका नंबर आया? फिर नंबर आया डचों का। डच भी एक बड़ी व्यापारिक ताकत थे, लेकिन 1759 में बेदारा की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें ऐसी निर्णायक हार दी कि भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो अब अखाड़े में सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी बचे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हाँ, और इनके बीच की टक्कर तो सबसे जबरदस्त थी, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। पर क्या ये लड़ाई सिर्फ भारत में थी या इसका कोई ग्लोबल कनेक्शन भी था? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रही एक ग्लोबल शतरंज की बिसात का हिस्सा थी। वो यूरोप में लड़ते, अमेरिका में लड़ते, तो उसकी गूंज भारत में भी सुनाई देती थी। और इस लंबी खींचतान का फाइनल राउंड हुआ 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई में, जिसने सब कुछ तय कर दिया। हाँ, उस लड़ाई में फ्रांसीसियों की कमर टूट गई। 1763 की पेरिस संधि के बाद वो भारत में बस कुछ छोटे मोटे व्यापारिक ठिकानों तक सिमट कर रह गए। तो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे यूरोपियन कंपटीशन को मार्केट से बाहर कर चुकी थी। मैदान पूरी तरह साफ था। तो यूरोपीय मुकाबला जीतने के बाद कंपनी ने अपना ध्यान भारतीय शक्तियों की ओर लगाया और उनकी पहली नजर बंगाल पर पड़ी। बंगाली क्यों? उस वक्त तो और भी कई ताकतवर राज्य थे। क्योंकि बंगाल उस समय भारत का खजाना था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और बंगाल उसका सबसे अमीर सूबा था। वहां की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार जबरदस्त था। आज की भाषा में कहें तो बंगाल उस समय का सिलिकॉन वैली था। बिल्कुल। जिसके पास बंगाल, उसके पास पैसा और ताकत। और बंगाल पर कब्जे की कहानी में दो लड़ाइयों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, प्लासी और बक्सर। मैंने सुना है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई असल में कोई लड़ाई थी ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्लासी एक सैन्य जीत से कहीं ज्यादा एक धोखा था। ये एक कह सकते हैं ब्रिलियंट कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। मैदान में नवाब की ज्यादातर सेना लड़ी ही नहीं,
ये एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर था जिसे बंदूकों से ज्यादा साजिश से अंजाम दिया गया। और इस एक धोखे ने उन्हें रातों रात व्यापारी से किंग मेकर बना दिया। बिल्कुल, लेकिन असली ताकत का खेल 7 साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में दिखा। ये कोई धोखा नहीं था, ये मैदान में जीती गई एक असली सैन्य जंग थी। एक तरफ कंपनी की सेना और दूसरी तरफ मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की मिलीजुली फौज। और इस लड़ाई के नतीजे ने भारत का भविष्य तय कर दिया, हमेशा के लिए। बक्सर की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? इसका मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। यानी कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो इन तीनों सूबों की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बन गई। बाप रे, मतलब सारा पैसा अब सीधे उनकी तिजोरी में जाना था। हाँ, और नवाब बस नाम के रह गए थे। तो अब उनके पास पैसा भी था और सैन्य ताकत भी, लेकिन पूरे भारत पर कब्जा सिर्फ लड़ाइयों के दम पर तो बहुत महंगा पड़ता। क्या उनके पास कोई और भी हथियार था? कूटनीति का कोई ऐसा जाल? हाँ, और ये उनका सबसे खतरनाक हथियार था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि ये कूटनीति की शक्ल में एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। अंग्रेज कहते थे, आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। बस हमारी सेना का खर्चा आप उठा लीजिए और अपनी विदेश नीति हमारे हवाले कर दीजिए। ये तो बिना एक भी गोली चलाए किसी राज्य को पंगु बनाने जैसा है। अपनी ही सुरक्षा के लिए आप अपनी आजादी, अपनी सेना और अपनी तिजोरी की चाबी किसी और को दे रहे हैं। एकदम सही। और हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ये एक ऐसा मीठा जहर था जिसने धीरे धीरे कई भारतीय राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो पूरा सिस्टम था, लड़ाई, आर्थिक कंट्रोल और ये सहायक संधि जैसा कूटनीतिक जाल, इसका असर आम लोगों पर, किसानों पर क्या पड़ रहा होगा? क्योंकि 1857 का विद्रोह अचानक तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। 1857 का विद्रोह उस प्रेशर कुकर के फटने जैसा था जिसमें 100 साल से भाप जमा हो रही थी। और इस प्रेशर की सबसे बड़ी वजह थी जमीन और लगान। कंपनी की भू राजस्व नीतियां किसानों के लिए विनाशकारी थी। हाँ, वो 3 अलग अलग सिस्टम थे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। सुनने में बड़े जटिल लगते हैं, लेकिन इनका किसानों पर असर क्या था? असर बहुत सीधा और क्रूर था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया जिसे किसानों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ लगान वसूलने से था। अच्छा, यानी इन सभी सिस्टम का निचोड़ एक ही था, किसान की कमर तोड़ दो। सही कहा। इन नीतियों ने गांव के सदियों पुराने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को तोड़ दिया। जमीन अब मां नहीं रही, वो एक वस्तु बन गई जिसे मुनाफे के लिए निचोड़ा जा रहा था। और इसी दबाव का नतीजा था कि 1857 से बहुत पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में चिंगारियां सुलग रही थीं। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि 1857 में ही लोगों ने पहली बार हथियार उठाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1831 में छोटा नागपुर में बुद्धू भगत का कोल विद्रोह, 1855 में सिद्धू और कानू का संथाल विद्रोह, ये सब बड़े उदाहरण हैं। खासकर आदिवासी समुदाय और किसान लगातार लड़ रहे थे। ये सब 1857 के बड़े भूकंप से पहले के छोटे छोटे झटके थे जो बता रहे थे कि जमीन के नीचे सब कुछ ठीक नहीं है। तो 1857 आते आते ये प्रेशर कुकर बिल्कुल फटने को तैयार था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरफ से असंतोष चरम पर था। आखिरी चिंगारी क्या थी? आखिरी चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। अफवाह फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे चोट पहुंचाई। हाँ, उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और यहीं से घटनाओं ने तेजी पकड़ी, बहुत तेजी से। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। वो दिल्ली की ओर चल पड़े और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। इसने विद्रोह को एक अखिल भारतीय चरित्र देने की कोशिश की। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये आग कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत में फैल गई। सिपाहियों के साथ साथ आम लोग भी इसमें शामिल हुए। हाँ, किसान, कारीगर, जमींदार सब इसमें शामिल हो गए। इस पर आज भी बहस होती है, क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? स्रोतों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये बहुत जटिल सवाल है। देखिए, इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना गलत होगा क्योंकि इसमें आम लोगों की जबरदस्त भागीदारी थी। लेकिन इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय कहना भी मुश्किल है क्योंकि ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला।
दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा और नेताओं में आपसी तालमेल और एक साफ राष्ट्रीय लक्ष्य की कमी थी। तो फिर से क्या कहा जाए? शायद इसे भारत का पहला बड़ा और संगठित औपनिवेशिक विरोधी महासंग्राम कहना सबसे सटीक होगा। लेकिन अंत में इस महासंग्राम को अंग्रेजों ने कुचल दिया। इसका सबसे बड़ा और तत्काल नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी जिसने ये सब शुरू किया था, उसे फायर कर दिया गया। अच्छा। 1858 में उसका शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। तो अब भारत एक कॉर्पोरेट एसेट नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था। बिल्कुल। तो सत्ता बदलने के बाद अंग्रेजों की नीतियों में भी कुछ बदलाव आए होंगे। उन्होंने इस झटके से क्या सीखा? उन्होंने कई सबक सीखे। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीय राजाओं को भरोसा दिया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। लोगों से वादा किया गया कि उनके धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे कंट्रोल और कड़ा कर दिया गया होगा। बिल्कुल। सेना को फिर से संगठित किया गया, जिसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह उनके कंट्रोल में रखे गए। और शायद फोर्ट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती से लागू किया गया। हाँ, और ये सबसे बड़ा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव था। 1857 के विद्रोह में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को डरा दिया था। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और नफरत के बीज बोए। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। और उस कड़वी फसल का असर हम आज तक महसूस करते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये कहानी एक व्यापारिक कंपनी की है जिसने पहले अपने बाजार के प्रतिद्वंदियों को और फिर कूटनीति, धोखे और सैन्य ताकत से पूरे देश को ही अपना गुलाम बना लिया। बिल्कुल। लेकिन उनकी ही नीतियों से पैदा हुए असंतोष ने एक ऐसे महासंग्राम को जन्म दिया जिसने उस कंपनी का ही अंत कर दिया। एकदम सही। 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालीन लक्ष्य में सफल न हुआ हो, पर उसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। उसने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। और इसी वजह से ये विद्रोह आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत बन गया। हाँ। और ये हमें आज भी एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, एक ऐसा सवाल जो शायद इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजता रहेगा। अगर उस वक्त विद्रोहियों के पास बेहतर कम्युनिकेशन होता, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व होता और सबका एक साझा और साफ लक्ष्य होता, तो क्या भारत की कहानी कुछ और होती? क्या 1857 ही हमारा 1947 हो सकता था?